हेलो दोस्तों, मैं गोलू कुमार। मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार बोर्ड 2025 साइंस मॉडल पेपर यानी ऑफिशियल बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है साइंस क्लास 10th का, हम उसको पढ़ाएंगे शानदार तरीके से और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है बिहार बोर्ड, सेम इसी लेवल पर और इसी बेस पर, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, इसी बेस को फॉलो करते हुए आपका बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको 80 क्वेश्चन है, जिसमें से बनाने कितने हैं 40 क्वेश्चन, मतलब 80 ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में से कितने, 80 में से 40 बनाना है। तो इसको हम शानदार तरीके से आज डिस्कशन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मेरे भाई, हम चलते हैं कि ये क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा है। ओके, देखा जाए क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है। इसमें से पहला क्वेश्चन ये विज्ञान का है, ठीक है। ये क्या चीज का है? विज्ञान का है, सब्जेक्ट विज्ञान है, मॉडल पेपर। इसमें जो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन देखा जाए, पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया मेरे भाई। पहला क्वेश्चन दिया क्या, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? कोई भी प्रकाश स्रोत हो सकता है। मान लीजिए कि आप एक लाइट लीजिए। क्या लीजिए मेरे भाई? एक लाइट लीजिए। थोड़ा पेन हम रेड कर लिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यदि हम एक लाइट लेते हैं और कोई भी वस्तु, दुनिया के कोई भी वस्तु, हम लाइट अगर यहाँ से बारे और दुनिया कोई भी वस्तु हो सकता है, वह डेस्क बेंच चेयर कुछ भी हो सकता है। यदि हम इधर से लाइट मारेंगे तो ये डेस्क बेंच या कोई भी वस्तु को उस साइड क्या बनता है? तो छाया बनता है। जैसे लाइट इस पर गया, क्या होगा? लाइट इस पर जाएगा तो क्या बनेगा? इसका इस साइड जो है छाया बनेगा आपका। इसलिए कह रहा है क्वेश्चन में, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो एफोरेपन यानी छाया बनता है। इसको याद रखें। ओके, पहला क्वेश्चन यही है। उसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है मेरे भाई, कौन सा क्वेश्चन? आपका जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है? ध्यान दे, दूसरा क्वेश्चन आपका जो दिया है, दूसरा क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है मेरे भाई? देखिए इसमें कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसको याद रखें कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। D4 देवसेना, यानी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। अगर आपको समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी पूछता है तब पर भी क्या मानेंगे आप? अनंत मानेंगे। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपको याद रखना होगा कि समतल दर्पण में आभासी या आभासी का ही दूसरा नाम होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि आप अपने शीशा में सुबह में आप देखते हैं कि मुंह कैसा है, तो ये दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है। यानी कि दर्पण के अंदर बना तो हम कह सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। और जितने दूरी पर वस्तु होती है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनती है। जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर क्या बनती है? प्रतिबिंब बनती है। याद रखें कौन सा दर्पण में? तो समतल दर्पण में। कौन सी दर्पण में? समतल दर्पण में, याद रखें, ठीक है। और इसमें जो समतल दर्पण की बात करें तो प्रतिबिंब और भी इसका कैरेक्टर गुण हो सकता है कि पार्श्विक रूप से उल्टा बनाता है। यदि आप शीशा के सामने ऐसे खड़ा है तो वह पलट कर ऐसे बताता है। ओके, पार्श्विक रूप से उल्टा कहेंगे, उल्टा नहीं कहेंगे, सिर्फ क्या कहेंगे? पार्श्विक रूप से उल्टा। यदि हम शीशे के सामने ऐसे खड़ा हो तो वह पलट कर ऐसे दिखाता है, इसलिए उसका नाम होता है पार्श्विक रूप से उल्टा। ओके, इसको याद रखें। और कहेगा कैसा? था सीधा बनता है। जैसा नहीं ना है, समतल दर्पण की बात करें कि ऐसा नहीं है कि हम ऐसे खड़ा है तो मुंडी को नीचे कर देता है आप पैर के ऊपर, तो सीधा बनता है। और पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, इसको याद रखें, ठीक है। ये समतल दर्पण से लगभग क्वेश्चन समाप्त हो गया। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो उपयोग हो गया घर में, ठीक है। डाइनिंग टेबल में भी इसका उपयोग करते हैं। कौन सी टेबल में? मेकअप बॉक्स में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ओके, ये हो गया यहाँ से इसका खत्म कहानी। ओके, अब जो आपका अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो क्षमता क्या होता है मेरे भाई? क्षमता बोले तब पी। क्षमता को किससे दिखाते हैं? लेंस की क्षमता को पी से दिखाते हैं, पावर, ठीक है, पी से दिखाते हैं। और ये क्षमता क्या होता है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, यानी इसके बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/f। ये मीटर के लिए होता है। और एक 100/f ये सेंटीमीटर के लिए होता है। यदि आपको क्वेश्चन देता है सेंटीमीटर में तो ये फॉर्मूला को पावर बराबर इस्तेमाल करें, लेंस की क्षमता बराबर। यदि आपको
यदि आपको मीटर में देता है तो इस फार्मूला के यूज करें, यानी अभी मीटर में दिया है इस फार्मूला के यूज करेंगे, यानी P बराबर, हमको लेंस की क्षमता ही पूछा है, तब P बराबर क्या हो जाएगा 1, और F, ये मीटर में दिया, F के वैल्यू कितना दिया है तो 1 दिया है, तो 1 से 1 गया बोरा में, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा 1 डायोप्टर। अब कहिएगा प्लस में होगा, ये माइनसों में है या प्लसों में है, तो उत्तल लेंस पूछ रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पूछे, वक्रता त्रिज्या पूछे, कुछ भी कहेगा ना, उत्तल लेंस का प्लस से होगा। ओके, याद रखें, तो उत्तल लेंस का क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 डायोप्टर प्लस में होगा कि माइनस में, तो प्लस में होगा 1 डायोप्टर। और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है जिसे हम डी से दिखाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। ओके, इसको याद रखें 1 डायोप्टर। ओके मेरे भाई, तो यहां से इस प्रकार का क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और भी क्वेश्चन उत्तल लेंस से आ सकता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताइए, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, तो याद रखें धनात्मक होता है। वो वक्रता त्रिज्या पूछे या फोकस दूरी कहे, उत्तल लेंस के कहेगा तो धनात्मक, और अवतल लेंस का कहेगा तो ऋणात्मक, इसको याद रखें। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है 3 हो गया, 4 नंबर। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। अपसारी, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि किस लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना। अपसारी मतलब वैसा लेंस जो प्रकाश को क्या करे, फैला दे। अपसारी कहने का मतलब वैसा लेंस जो प्रकाश को फैला दे, तो वह एक ही लेंस होता है, वह अवतल लेंस। ओके, तो अवतल लेंस का फिगर आप देख सकते हैं किस प्रकार से होता है, कुछ ऐसे होता है। ये अवतल लेंस हो गया, कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। अब यहाँ से अगर यहाँ पर हम विलंब डाल देते हैं, वहाँ यहाँ पर एक केंद्र ले लेते हैं, ठीक है, लेंस का केंद्र हो गया ये। अब यहाँ से यदि प्रकाश डाला जाए तो प्रकाश ऐसे चला जाएगा, फैल जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे कट जाएगा, फैल जाएगा। यानी कहा है किस लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अगर इसी के जगह पर अपसारी न कर आपको कहता है अभिसारी, क्या कहता है मेरे भाई, अभिसारी, कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अभिसारी लेंस हो जाएगा मेरे भाई उत्तल लेंस। अभिसारी क्या हो जाएगा, उत्तल, लेकिन अभी क्या है अपसारी, इसलिए अवतल लेंस होगा। अभिसारी कहे तो उत्तल लेंस, इसको याद रखें। ओके, और ये और भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाइफोकल लेंस के बारे में बताओ, तो ज्यादा दृष्टि दोष का निवारण बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस के द्वारा होता है। ज्यादा दृष्टि दोष, कौन सा दृष्टि दोष, जारा, आप याद कर सकते हैं जारा दृष्टि दोष, जारा दृष्टि दोष। तो जारा दृष्टि दोष का निवारण बाइफोकल लेंस के द्वारा, और दूरदृष्टि दोष का उपयोग उत्तल लेंस के द्वारा। दूरदृष्टि दोष का उपयोग निवारण, दूरदृष्टि दोष का निवारण हम कौन सा लेंस के द्वारा करते हैं, उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस द्वारा करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखें। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, इसको हम डिलीट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है मेरे भाई, तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। जैसे निर्वात में जो है प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये निर्वात में होता है। और कहेगा एक भी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश गमन करती है, तो आप कहिएगा सीधी रेखा में, यानी सरलेखा में वह गमन करता है। और भी पूछा जा सकता है प्रकाश क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। और भी पूछा जा सकता है प्रकाश क्या है, तो एक ऊर्जा है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होता है, निर्वात में इतना होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका 5 के बाद 6। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक देख लिया जाए, कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है मेरे भाई। याद रखिए, आवर्धन का कोई मात्रक, लेंस के आवर्धन की कोई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रकहीन होता है, मात्रक विहीन। डी फॉर देवसेना, यानी मात्रक विहीन, इसका कोई मात्रक हुई भी नहीं करता है लेंस का, इसलिए कहा लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन था, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, इसको याद रखें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है मेरे भाई, इसको देख लिया जाए। अगला छठा हो गया, 7वां क्वेश्चन। 7वां है आपका, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका जो अपवर्तनांक है 1 पॉइंट, इसका जो अपवर्तनांक है मेरे भाई, इसका अपवर्तनांक होता है 1.5 के आसपास। इसका होता है 2.42 का हीरा का, ठीक है, और वायु का होता है 1.000
1.0003 होता है और यह इसका जो है 1.4 के आसपास होता है। तो आप क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? किसका है सबसे अधिक? हीरा का है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। कांच का याद रखे, बर्फ का याद रखे, वायु का कभी कभी है, इसका मान भी पूछता है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। ओके, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन है आपका एक अभिसारी लेंस बनाता है। अभी ये बताया है कि अभिसारी लेंस कहने का मतलब उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस कहने का मतलब कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस कहने का मतलब है मेरे भाई उत्तल लेंस। इस प्रकार के, ठीक है। जैसे यहाँ से ये मान लिया जाए कि अभिलंब खींच लेते हैं, यहाँ पर एक ऑप्टिक सेंटर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ऑप्टिक सेंटर। यहाँ से यदि प्रकाश ऐसे जाता है तो ये ऐसे मुड़ेगा और यहाँ से ऐसे प्रकाश जाता है, ठीक है, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। यानी ये प्रकाश क्या हो रहा है? प्रकाश एक बिंदु पर इकट्ठा हो रहा है और जब इकट्ठा हो रहा है तो अभिसारी हो रहा है। तो ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? अभिसारी लेंस बनाता है। क्या बनाता है? तो ये कभी कभी आभासी भी, कभी आभासी, एक जगह आभासी बनता है, मैक्सिमम जगह पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा लेंस पे? उत्तल लेंस पे। और उत्तल लेंस याद रखें अवतल दर्पण के बराबर होता है। उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस अवतल दर्पण के बराबर होता है। मतलब उसमें जैसा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है वैसा ही प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनता है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर C4, ठीक है, C4 कैट, यानी कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है मेरे भाई। इसको याद रखेगा। एक अभिसारी लेंस बनता है, अभिसारी लेंस बोले तो उत्तल लेंस, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए, और हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका तो आंसर बता दिए कि सदैव आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है। ऑप्शन नंबर बी में है कि सदैव आभासी प्रतिबिंब। आभासी तो सदैव आभासी समतल दर्पण में बनता है। सदैव आभासी कौन सी दर्पण में? समतल दर्पण में। और भी एक दर्पण उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है? कौन सा? तो याद रखें, एक तो आपका हो जाएगा, एक अभी हम क्या बोले? सदैव आभासी तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए, जो भी बोल रहे हैं लिख सकते हैं, आप लिखिएगा तो जितना बोल रहे हैं इतना, अगर 2-3 बार अगर वीडियो को पॉज करके और देख लेते हैं रुक कर तो सारा का सारा याद हो जाएगा। बस देखने की जरूरत है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। और कौन सा दर्पण हम बोले हैं? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, इसको याद रखें। ओके, तो इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। चलिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है मेरे भाई? देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो देखते हैं। देखिए, आकाश नीला दिखाई दे। आकाश आपको देखिए, आकाश जो है लाल भी दिखाई देता है। जैसे सुबह में सूर्य की वजह से आकाश कैसा लाल, तो आप सूर्य जो है सुबह में लाल दिखाई देता है, या शाम में सूर्य लाल दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है। सब होता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण, V4 बाहुबली यानी प्रकीर्णन के कारण। ओके, इसको जरूर याद रखें। और यहाँ से अपवर्तन का समझ करते हैं। कोई भी चीज अगर ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है अपवर्तन की वजह से, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है अपवर्तन की वजह से। जैसे रक्तताप क्या होता है? जैसे सूर्य का जो रक्तताप है लाल दिखाई देता है सूर्य शाम में और सुबह में। किसके कारण? तो आप प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। अगर वो वास्तविक ऊंचाई से, अगर सूर्य सुबह में वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई अगर दिखाई देता है तो वो क्या होगा मेरे भाई? वो किसके कारण होगा? अपवर्तन के कारण। कोई भी चीज अगर ऊपर उठाई देगा तो वो अपवर्तन के कारण। किसके कारण होगा? अपवर्तन के कारण। इसको जरूर याद रखें मेरे भाई। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यानी प्राथमिक रंग कौन कौन होता है प्रकाश का? तो इसके लिए एक हम ट्रिक दे सकते हैं, RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन, यानी लाल हो जाएगा, नीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ओके, इनमें से सभी D4 देवसेना, यानी इसका जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी तीनों रंग होता है प्राथमिक रंग। इसको जरूर याद रखें। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखा जाए जो अगला क्वेश्चन है आपका, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो बृहत संख्या कहने का मतलब मैक्सिमम जो संख्या है वहां पर आंख के कौन सा अंग है जहां पर मैक्सिमम प्रकाश जो है जाता है। तो आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जहां पर बनता है रेटिना पर, तो आंख के कौन सा भाग होता है जहां पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना को दूसरा नाम दृष्टि पटल भी होता है। तो कभी कभी ये कंफ्यूजन में न रहे कि ये रेटिना होगा।
रेटिना का दूसरा नाम दृष्टि पटल होता है और ये आंख की सबसे बाहरी परत होता है कॉर्निया। इसको नेत्रदान में प्रयोग किया जाता है। कॉर्निया को ही नेत्रदान में किसका उपयोग किया जाता है? कॉर्निया को। इसको याद रखें। और पुतली जो है हमारी आंख में जाने वाली प्रकाश को नियंत्रित करती है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। यदि क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है मेरे भाई। ओके, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? दूरदृष्टि दोष के लिए उपचार में किस लेंस का प्रयोग होता है? देखिए ये दूर छोटा है। यदि आप छोटा को देखिएगा तो छोटे मान लीजिएगा उत्तर। देखिए ये छोटा, ये भी छोटा। यदि आपको निकट दिखाई दे, निकट दृष्टि दोष, कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष, तो आप अवतल मानिएगा। देखिए ये शब्द बड़ा, आंसर बड़ा। ठीक है, आप तो ये समझ गए कि दूर के लिए उत्तल और अवतल किसके लिए? निकट के लिए अवतल लेंस। यानी ये शब्द बड़ा, आंसर बड़ा। यहाँ पर शब्द छोटा, आंसर छोटा। और ये जो बेलनाकार लेंस है, बेलनाकार, जिसे हम सिलिंड्रिकल लेंस भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सिलिंड्रिकल लेंस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सिलिंड्रिकल लेंस बोलेंगे। तो इसका उपयोग हम अबिंदुकता के लिए करते हैं। ये भी दृष्टि दोषी होता है आंख का, तो ये अबिंदुकता में इसका उपयोग करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं किसके लिए होता है? अबिंदुकता के लिए। किसके लिए होता है? अबिंदुकता में। अबिंदुकता के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का उपचार में मतलब उपयोग किया जाता है। कौन सा दृष्टि दोष को उपचार करने में? अबिंदुकता को दूर करने में बेलनाकार लेंस। ओके, इसको याद रखिए। फिर चला जाए, अगला क्वेश्चन है आपका। जो अगला क्वेश्चन दिया है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व क्या होता है? तो ये आपका एक अपवादित क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें से जो आपको एनसीईआरटी बुक में न मिलेगा, जो आप न पढ़ेंगे वो भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका मेरे भाई, मानव नेत्र के लिए दृष्टि दोष का स्थायित्व कितना होता है? 1/16 सेकंड। ओके, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। 1 बटा कितना हो जाएगा? 16 सेकंड। और अगला जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट के बराबर कह रहा है, तो जूल बटा सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। देखिए वाट जो है शक्ति का ऐसा मात्रक है। वाट किसका मात्रक है? तो आप याद रखिए कि शक्ति का एसआई मात्रक है। किसका है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। शक्ति का एसआई मात्रक होता है इस वाट। इसको याद रखिए। और वाट किसके बराबर होता है? तो जूल बटा सेकेंड को। कैसे? क्योंकि पी बराबर फॉर्मूला होता है W/T। क्योंकि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो W बोले तो कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल, जिसे जैसे दिखाते हैं। और बटा में, इसका मतलब बटा है। और टाइम करने का मतलब सेकंड। टाइम का ऐसे मात्रक सेकंड। इसलिए ये वाट किसके बराबर होता है? जूल बटा सेकंड। इसी को हम W, यानी W बोले तो वाट, W बोले तो वाट, ये वाट के बराबर, W से वाट है। ठीक है, यहाँ पर तो ये वाट के बराबर जूल बटा सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। ओके, इसको याद रखें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? इसको ध्यान दिया जाए। 15 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। और 1 यूनिट किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रखें। किलोवाट घंटा जो है व्यापारिक मात्रक है। कहेगा कि ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। इसको जरूर याद रखें। ओके मेरे भाई, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। फिर पूछा कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा? 16 नंबर है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति अभी बताएं। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? वाट है। ओके, क्या है? वाट है। इसको जरूर याद रखें। बिफोर बाहुबली। ओके, और न्यूटन बल क्या होता है? क्लास 9 वाला बात पूछ दिया। और वोल्ट होता है विभव या विभवांतर का ऐसा मात्रक, वोल्ट होता है। जूल होता है ऊर्जा का ऐसा मात्रक। ओके, इसको याद रखें। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका मेरे भाई? अगला क्वेश्चन है 16 हो गया, 17 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ये है 1 किलोवाट आवर बराबर कितना? अभी बताएं 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ओके, तो इसको जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? आपको ये देखा जाए, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया मेरे भाई? मैक्स बेल ने किया था। अंगूठे का नियम किसने दिया था? मैक्स बेल ने दिया था। और फ्लेमिंग के बारे में आप जान ले कि फ्लेमिंग का वो 2 रूल दिए थे। एगो बाएं हाथ का नियम, एगो दाएं हाथ के नियम। कहेगा कि जनरेटर जो है आधारित होता है। जनरेटर जो है उसको जाकर कहो नहीं बोले, जनरेटर जो होता है आपका यो दाएं हाथ पर आधारित होता है। कौन सी हाथ पर? दाएं हाथ पर आधारित होता है। जैसे आप जनरेटर तो
किससे चालू करते हैं? दाहिना हाथ से ही चालू करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि फ्लेमिंग के कौन सा हस्त रूल पर जनरेटर आधारित होता है, जनित्र आधारित होता है, जिसको हम डायनेमो भी बोलते हैं, वो किस पर आधारित होता है? तो आप कहिएगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ पर आधारित होता है। और अगर आपको विद्युत मोटर पूछ दे या वाटर मोटर पूछ दे तो आप कहिएगा वो बाएं हाथ पर आधारित होता है। ओके मेरे भाई, इसको याद रखें। और कहेगा कि ये फ्लेमिंग के नियम के अनुसार ये जो है अंगूठा बल की दिशा को दिखाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, तर्जनी वाला अंगूठा बल की दिशा, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ये तर्जनी दिखाता है, और मध्यमा जो है आपका प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है। इसको याद रखें। यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, आप यदि पढ़े हुएगा तो सारा का सारा याद होगा आपको। ओके, तो फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज के बारे में बात किया है। किसके बारे में बात किया है? विद्युत फ्यूज के बारे में। तब जैसे फ्यूज लगा दिया तो उसमें ये प्रभाव मारेंगे। विद्युत हीटर कह दिए, विद्युत प्रेस कह दे, मतलब जो गर्म वाला बात है वो विद्युत फ्यूज पर आधारित होगा। ये बैटरी या सेल रासायनिक कौन में होगा? रासायनिक प्रभाव अभी पूछे तो कहेंगे बैटरी होगा, या आप सेल कहेंगे। बैटरी या सेल किस पर है? रासायनिक प्रभाव पर आधारित होता है। और यदि आपको से पूछता है विद्युत घंटी, क्या पूछता है? विद्युत घंटी। अब यदि आपको से पूछता है विद्युत घंटी और गैल्वेनोमीटर एमीटर, तो गैल्वेनोमीटर या विद्युत घंटी तक कहेंगे चुंबकीय प्रभाव पर। ओके मेरे भाई, इसको याद रखें। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका, 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। इसको याद रखें। यानी 1 मिली एम्पियर बराबर किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? तो इसको याद रखें, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन किसी को करंट लगता है तो चला जा सकता है। इसलिए 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ओके, इसको जरूर याद रखें। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे भाई? अगला क्वेश्चन जो है आपका देखा जाए 20 हो गया, 20 के बाद हो गया 21। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। मान बढ़ाना है तो आप जोड़ दीजिए। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? मतलब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला करने का मतलब समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट। ठीक है, और समांतर क्रम में पूछेगा तो 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस डॉट आगे तक ले। ओके, इसको याद रखें। ये इसके लिए फॉर्मूला और इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, इसको जरूर याद रखें। ओके मेरे भाई, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वो देखा जाए। अगला जो क्वेश्चन है 21 के बाद 22, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, इलेक्ट्रिक हीटर के कुंडली बनाने में किस पदार्थ का? तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, याद रखें। और चांदी ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। और ये तांबा का जो एटॉमिक नंबर है कभी कभी पूछ लेता है मेरे भाई, 29 होता है। ठीक है, और लोहा का क्या होता है? तो लोहा का 26 होता है। ठीक है, और इसको जो है लैटिन शब्द में फेरम के नाम से जाना जाता है लोहा का। इसको याद रखें। इसका परमाणु संख्या कभी पूछ देता है, कभी इसका भी परमाणु संख्या पूछ देता है मेरे भाई, याद रखें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C फॉर कैट, नाइक्रोम। यानी इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? इसको ध्यान से समझो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। इसको याद रखें। किसके लिए ग्लोबल वार्मिंग जो उत्तरदायी होता है? तो कौन उत्तरदायी होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होता है इसके लिए। ओके, इसको जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या है आपका मेरे भाई? इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो पेट्रोलियम भी होगा, प्राकृतिक गैस भी होगा और कोयला भी होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या? देवसेना, यानी उपयुक्त में से सभी। ओके, तो फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? तो अगला क्वेश्चन जो होने वाला है आपका, देखते हैं क्या है। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य तथा
अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। इसको याद रखें, नाभिकीय संलयन। अन्य सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। ओके, इसको जरूर याद रखें। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन जो है टेढ़ी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो भूमि के सिंचाई करना भी था। क्या क्या था? भूमि के सिंचाई करना भी था। ओके, और आपका बिजली उत्पादन भी था और जल आपूर्ति, इनमें से सभी इसके लिए टेढ़ी बांध का निर्माण किया गया था कि खेती भी होगा, भूमि का सिंचाई होगा, जल आपूर्ति भी होगा और बिजली उत्पादन भी होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी फोर देवसेना। तो ये इसका आंसर हो गया। कितना? इनमें से सभी। ओके, इसको इरेज कर दे। अब अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन देख लिया जाए कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो खिलौने में आपका शुष्क यानी ड्राई सेल का उपयोग किया जाता है। इसको जरूर याद रखें। खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? ड्राई सेल का। इसको याद रखें, C4 कैट यानी शुष्क सेल। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन जो है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो देखिए, धातु कैथोड पर, अधातु एनोड पर। तो बताइए, इसमें क्या बोले हम? धातु कैथोड पर, अधातु एनोड पर। तो ये धातु है नहीं, है धातु क्या? ये भी धातु नहीं है, अधातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। तो ये धातु के व्यवहार पर भी काम करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? C4 कैट यानी हाइड्रोजन। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है मेरे भाई। ओके, याद रखें। हम बोले ना, धातु कैथोड पर, अधातु एनोड पर। धातु इसमें हाइड्रोजन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? देखना पड़ेगा कि अगला क्वेश्चन है क्या। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? तो नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सी कथन सत्य है? देखा जाए, जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखिए, तो जिंक ऑक्साइड उपचयित ना हटिए रहा है ना ऑक्सीजन, तो उपचयित कहाँ से? ऑक्सीजन जुड़ता तब ना उपचयित। ऑप्शन नंबर डी को देखा जाए, कार्बन अपचयित हो रहा है। क्या? देखिए, तो कार्बन अपचयित हो रहा है। कार्बन में से ऑक्सीजन हट रहा है क्या? ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और ये भी कार्बन देखिए तो इसमें से हट रहा है, नहीं ना। अब सर है, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो देखिए, हाँ, कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन में इधर देखिए ऑक्सीजन जाकर कार्बन में जुटा है, इसलिए C4 छोटी भाभी जी है ना, आपके पास छोटी भाभी जी, C4 कैट। ओके, तो आप समझ सकते हैं कार्बन उपचयित हो रहा है। ओके मेरे भाई, तो इसको जरूर याद रखें, कार्बन उपचयित हो रहा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए इसको पहले क्लीन करते हैं, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो मेरे भाई, ये हो गया धातु। ये क्या हो गया? धातु। जस्ता हो गया धातु, और इसको किसके साथ अभिक्रिया कराना है? अम्ल, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है ना, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो H2 गैस मुक्त करता है। कौन सी गैस मुक्त करता है? इसको डायरेक्ट याद रखें, B4 बाहुबली। यानी कौन सी गैस मुक्त करता है? H2 गैस मुक्त करता है मेरे भाई। इसको धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस? H2 गैस मुक्त करती है। इसको डिलीट करते हैं। अब आगे चला जाए, आगे क्या है? निम्न में से कौन गैस चूना को जल को दूधिया कर देता है? वह मतलब इसमें से कौन जो पदार्थ है गैस चूना को जल को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल की दूधिया कर देता है, B4 बाहुबली। ओके, इसको याद रखें मेरे भाई। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना मतलब उसमें जल रहना चाहिए मेरे भाई। बुझा हुआ चूना की बात कर रहा है, तो बुझा हुआ चूना कौन होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा हुआ। तो ऑप्शन नंबर 23 इसका हो जाएगा, ये होगा बिना बुझा हुआ चूना। ये कौन सा होगा? बिना बुझा हुआ चूना। इसको याद रखें, आपको लिखना है, लिख सकते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO, बुझा हुआ CaOH का होल 2। ओके, इसको, और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और इसका जो है ये जो है CaCO3, इसको संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, रासायनिक नाम। इसको चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं, इसको खड़िया के भी नाम से जानते हैं, या चौक के नाम से। ओके, इसको याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला है, दंतमंजन प्राय होता है। तो बताइए, दंतमंजन प्राय कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। दंतमंजन कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसको याद रखिए मेरे भाई। ओके, दंतमंजन कैसा होता है? क्षारीय होता है।
दंतमंजन कैसा होता है? क्षारीय होता है, इसको जरूर याद रखें। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? मतलब नींबू में बताइए कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में, ये सिरका में देखिए, ये तो ए फॉर एप्पल हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। और ये हो जाएगा सिरका में, ये कौन सा होगा? ये सिरका में, ठीक है। और लैक्टिक अम्ल दूध दही में लैक्टिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो नेटल के डंक, चींटी के डंक और मधुमक्खी के डंक में ये वाला अम्ल पाया जाता है। ओके, इसको याद रखें, जितना बोले उसको जरूर याद कर ले मेरे भाई, ठीक है। इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है मेरे भाई? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो आप याद रखें 10.5 होता है, 10.5 होता है मेरे भाई। पीएच मान की बात करें तो हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है? 1.7.0 से लेकर 7.8 के बीच होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है, इसको याद रखें। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है, इसको इस प्रकार से याद रखें। हमारा रक्त का पीएच मान 7.4 के आसपास होता है, इसको जरूर याद रखिए। क्वेश्चन पूछा है तो पूछा जा सकता है इस प्रकार से। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इजी क्वेश्चन है। जस्ता का एस्क है, जस्ता का एस्क कौन है मेरे भाई? द जिंक ब्लेंड है। जस्ता का एस्क कौन है? जिंक ब्लेंड है। जस्ता का एस्क कौन है? जिंक ब्लेंड है। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, यानी जिंक ब्लेंड है। और बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का, ये है एल्यूमिनियम का बॉक्साइट। सिनेमार किसका है? ये पारा का है, पारा बोले तो Hg का है, ठीक है। और ये सोडियम क्लोराइड नहीं होता, इसको याद रखें, इतना को जरूर याद रखें, पूछा जा सकता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, तो वह सोना ही है जो अम्ल राज में घुलता है मेरे भाई। कौन? सोना। अच्छा, अम्ल राज क्या होता है? तो कहिएगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कौन सी? इसको याद रखें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के 3 भाग और HNO3 के 1 भाग के मिश्रण को क्या कहते हैं हम? यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि 3 भाग है और नाइट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल 1 भाग है, तो इसको हम एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं या अम्ल राज के नाम से जानते हैं। अम्ल राज में सोना घुल जाता है, सोना ये बोले तो सोना। ओके, इसको याद रखें मेरे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो देखा जाए, ये कैल्शियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड है। ये भी आयोनिक कंपाउंड, ये भी आयोनिक कंपाउंड है, ये भी है, ये भी है। लेकिन कह रहा है क्वेश्चंस में कि कौन नहीं है? तो हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये आयनिक यौगिक नहीं है। आपका आंसर यही सही होगा। कह रहा है क्वेश्चन में कौन आयनिक यौगिक नहीं है, आयोनिक कंपाउंड कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। ओके, इसको याद रखें मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन से पूछा है। आगे क्वेश्चन, हीलियम गैस है, हीलियम गैस है, तो बताइए हीलियम कैसा गैस है? अक्रिय गैस है। हीलियम कैसा गैस है? अक्रिय गैस है। इसका जो इन सभी इसका जो संयोजकता होगा शून्य होगा, ठीक है, इसको याद रखें। अक्रिय का दूसरा नाम निष्क्रिय होता है, अक्रिय का दूसरा नाम निष्क्रिय होता है, इसको याद रखें। अभी बताया उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ठीक है मेरे भाई। फिर चला जाए अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है, इसको याद रखें। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, इसको याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6 होता है बेंजीन का सूत्र। क्या होता है? C6H6 होता है, C6H6। और इसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। मतलब बेंजीन को किस नाम से जानते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसको याद रखें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आप लिख सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। C6H6 होता है मेरे भाई, इसको जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? देखा जाए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कौन आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच, अगर हाइड्रोजन को पूछता है, हाइड्रोजन पूछे तो एक, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच एकल आबंध, और ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच डबल यानी डबल बॉन्ड यानी द्विआबंध, और नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच
ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको याद रखिए। 3 गो पूछता है मैक्सिमम, यही 3 गो रिपीट होता रहता है, याद रख ले, ठीक है। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला जो क्वेश्चन है आपका, चूना जल का रासायनिक नाम। अभी बताएं इससे पहले कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। अभी बताया कि चूना जल का चूना जल का रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। चूना जल का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा रासायनिक नाम, और ये बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है। या आप चूना जल हो गया, ठीक है, या आप इसको कली चूना, बिना बुझा हुआ चूना को हम कली चूना भी कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखें। इसका फिलहाल आंसर हो जाएगा B4 बाहुबली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कौन सा? हाइड्रोक्साइड, ठीक है मेरे भाई, इसको याद रखें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिलहाल में इसका जो आंसर हो जाने वाला है, कितना B हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 44, चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र, तो बताइए कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, और ये होता है ग्लूकोज का। ये किसका होता है? ग्लूकोज का। इसको याद रखिए, ये किसका होता है? ग्लूकोज का होता है, ठीक है मेरे भाई। C6H12O6 ग्लूकोज का, और अभी चीनी का पूछा है इसलिए ये हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक सबसे अभिक्रियाशील है? जो सबसे अलग होगा वो सबसे अभिक्रियाशील होगा, ठीक है। देखिए ये 2 गुना से 2 ज्यादा है, 2 गुना से 2 ज्यादा, ये देखिए होगा कि नहीं अगर एक समान है। ये अल्केन श्रेणी के है, अल्केन, ये भी देखिए एल्केन श्रेणी के। कौन सी श्रेणी के है? एल्केन श्रेणी के है। ये भी एल्केन श्रेणी के, इंग्लिश में लिख देते हैं एल्केन। ये कौन सी श्रेणी के है? एल्केन श्रेणी के है। और देखिए 2 गुना से 2 ज्यादा है, ये भी 2 गुना से 2 ज्यादा है, ये भी अल्केन श्रेणी के है। कौन सी श्रेणी के? एल्केन श्रेणी के है। और ये 2 गुना है, ये एल्कीन श्रेणी के है। इसलिए आपका जो आंसर हो जाने वाला है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है, D4 डॉगी, ना डॉग, C2H4। ओके, इसको हम रीच करते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो कौन सा मापदंड अपनाया? मेंडलीफ के बारे में बताया जा रहा है, बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन है मेरा। मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान को ही अपनाया था तत्वों को सजाने के लिए, अरेंज करने के लिए। और ये परमाणु संख्या किसके? मोसले ने। ये मोसले, ये कहे तो मोसले। और कब? 1913 में। कब? 1913 में। इसको याद रखे मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? कौन क्षार धातु नहीं है? तो क्षार धातु नहीं है। देखिए क्षार धातु याद करने का ट्रिक है, ह, ली, ना, के, रू, रूबी, कैसे, फ्रांस, गई, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन होगा, लिथियम होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, रुबिडियम होगा, सीजियम होगा, फ्रांसियम होगा। लेकिन मेरे भाई इसमें कह रहा है कौन क्षार धातु नहीं है? तो देखिए ये क्षार धातु तो होगा, है सोडियम, ठीक है, ये भी क्षार धातु होगा और ये भी क्षार धातु होगा। कौन नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सही यही होगा, ये क्षार धातु है। क्षार धातु को याद करने का ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, अच्छे तरीके से याद करवा दिया जाएगा यदि आप क्लास शुरू से देखते हैं। तब शुरू से हम वीडियो अब बनाना स्टार्ट करेंगे, ये पहला वीडियो है मेरा, ठीक है मेरे भाई। तो इस पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। ओके, तो फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन है आपका 47 के बाद 48 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? तो इसको देख लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? हैलोजन समूह का भी याद करने का तरीका, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। ये हो गया आपको क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एटाइटिन हो गया, ठीक है। तो इसमें कह रहा है तो कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य नहीं है? तो देखिए ये बेरियम हाइड्रोजन समूह का सदस्य है, नहीं है, नहीं है। तो कौन है देखा जाए,
इसमें बेरियम है, देखिए ट्रिक में नहीं है, बोरॉन भी नहीं है, बेरिलियम भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी C4 कैट यानी ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको याद रखें। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई आपका, जिंक की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, जिंक की परमाणु संख्या। देखा जाए जिंक की परमाणु संख्या कितना होता है, 30 होता है। ये किसका होता है, निकेल का होता है। ये निकेल का होता है। ये किसका होता है, कोबाल्ट का होता है। और ये किसका होता है, कॉपर का होता है। जरूर इसको याद रखें। ठीक है, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि धातु विद्युत धनात्मक होता है, अधातु ऋणात्मक होता है। अधातु ऋणात्मक, ये हो जाएगा धनात्मक। ये क्या होगा, धनात्मक। याद रखिए क्या हो जाएगा, धनात्मक। और ये मैं कह रहा है कि ऋणात्मक, तो ऋणात्मक होगा अधातु। ठीक है, इसको याद रखिए मेरे भाई। फिर चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 50 के बाद 51। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दे दी। मतलब राजस्थान के कौन सा गांव में चिपको आंदोलन के समय में महिलाओं ने जान दे दी। मतलब चिपको आंदोलन कैसा आंदोलन था, देखिए ये 1991 के आसपास आया था चिपको आंदोलन राजस्थान में। हाँ राजस्थान में, और ये 1991 ईस्वी के आसपास आया था। और इसमें महिलाओं ने अपनी जो जान जो कैसे दी, जैसे लोग जो पेड़ काट रहा था उसको बचाने के लिए पेड़ में चिपक जाती थी कि पेड़ को नहीं काटिए। ये महिलाएं की ताकत होती है, पावरफुल थी। ठीक है, मतलब हमारा जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है, यहाँ का भी महिला जो होती है पावरफुल हुई करती है। ठीक है, कोनो विदेश है। ठीक है मेरा, तो राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दे दी था। ग्राम का रहता है, गाँव कहा जाता है खेजरी। गाँव कहेगा तो क्या हो जाएगा, खेजरी। इसको याद रखे, B4 बाहुबली। ठीक है, फिर चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। तो निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है मेरे भाई, तो किसके कारण, देखिए बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण ना आपका जो है पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। मानव जनसंख्या बढ़ेगा तब पेड़ काटेगा, संतुलन बिगड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए जनसंख्या इसलिए कहा जा रहा है भारत सरकार की ओर से कि जनसंख्या कम बढ़ाया जाए। ओके मेरे भाई, तो इसको याद रखें, दो हम हमारा दो। ठीक है, इस नारा को साथ चलना है। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, तो अगला क्वेश्चन से आपका, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो पर्यावरण के प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वस्तु का पुनर्चालन करना चाहिए, मतलब बस एक ही वस्तु को बार बार चलाना चाहिए। वस्तु का पुनरुपयोग, मतलब वस्तु को फिर से दोबारा उपयोग करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। वस्तु के उपयोग में कमी, बात सही है, इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। वस्तु को दोबारा उपयोग करना मतलब एक ही वस्तु को उपयोग कर लिए जिससे प्रदूषण फैलने की कम संभावना है। वस्तु के उपयोग में कमी कर देंगे तो ये प्रदूषण नहीं फैलेगा। ठीक है, वस्तु का पुनः उपयोग मतलब वस्तु को ही दोबारा उपयोग करेंगे तो न ज्यादा सामान आएगा, न ज्यादा कचरा फैलेगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा इनमें से सभी, D4 डॉगी ना, इनमें से सभी। ओके, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। कौन सी सेल में, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखें कि सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किस सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जरूर याद रखें। ओके, अगला क्वेश्चन से आपका मेरे भाई 55, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो आपको कौन नहीं जानता मेरे भाई कि बायोगैस, मुख्यतः बायोगैस कौन होता है, तो कौन होता है, मीथेन होता है। CH4, B4 बड़ी भाभी जी, नहीं ये CH4 मीथेन। ओके, तो इसको याद रखें, इसको हम डिलीट करते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो मनुष्य की सबसे दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो इनामेल होती है। अस्थि एक उत्तक होता है। अस्थि क्या होता है, एक उत्तक होता है। और ये डेंटाइन जो है, डेंटाइन ये जो है आपका एक होता है, डेंड्राइट्स रहता है, डेंड्राइट्स, तो ये न्यूरॉन का पार्ट होता है। ठीक है, और ये भी, ये डेंटाइन भी ये दांत का ही, ये भी दांत का ही पार्ट है मेरे भाई। तो फिलहाल अभी जो इसका आंसर हो जाएगा C4 कैट। ठीक है, मतलब इनामेल। ठीक है, इसको मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है, इनामेल होती है। इसको जरूर याद रखें मेरे भाई। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन जो होने वाला है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां किसमें पाई जाती है, तो अमाशय में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है मेरे भाई, जठर
ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो वसा के पाचन में कौन सहायक होता है? लाइपेज। कौन सहायक होता है? तो लाइपेज सहायक होता है, जरूर याद रखें। क्या होता है? निम्नलिखित में वसा के पाचन में सहायक होता है लाइपेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। ठीक है, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? पित्त रस का रंग होता है। पित्त रस का रंग होता है। तो पित्त रस का रंग कैसा होता है? हरा होता है। पित्त रस का रंग कैसा होता है मेरे भाई? हरा होता है। बी फोर बड़ी भाभी जी या बाहुबली हरा। ठीक है, ओके, इसको याद रखें। तो क्या हो जाएगा? पौधे में शोषण होता है। पौधे में शोषण कहाँ कहाँ होता है? तना में भी होता है, जड़ में भी होता है, पत्ती में भी होता है। इनमें से सभी। डी फोर देवसेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको याद रखें। 61 हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते थे? कौन सी गैस को निष्कासन करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रात में छोड़ता है। इसलिए सलाह दिया जाता है कि पेड़ के नीचे रात्रि में नहीं जाए, ये जहरीला होता है, जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ओके, तो इसलिए सलाह दिया जाता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 62 किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है मेरे भाई? अब थोड़ा फास्ट चलते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन है। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का? तो 2 एटीपी का निर्माण होता है। किण्वन के फलस्वरूप इथाइल अल्कोहल का भी निर्माण होता है। इसको जरूर याद रखें। ओके, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब क्या होता है? सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है 80 mm। यदि सिस्टोलिक पूछता है, ये 120 होता है सिस्टोलिक के लिए। किसके लिए होता है? सिस्टोलिक के लिए। यह सिस्टोलिक के लिए, ये डायस्टोलिक के लिए। ठीक है, और डायस्टोलिक का दूसरा नाम अनुशीतलन, इसका परकुंचन होता है। ठीक है, ये सिस्टोलिक के लिए या परकुंचन के लिए, डायस्टोलिक के लिए या अनुशीतलन के लिए। सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है। इसको जरूर याद रखें। इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस अंग से? तो पौधे में बाष्पोत्सर्जन पत्ती से होता है। ठीक है, बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है देखा जाए इसको। अगला क्वेश्चन है अस्थि क्या है? तो अभी बताया अस्थि क्या है? एक उत्तक है। अस्थि क्या होता है? तो अस्थि उत्तक होता है। अभी ही बताया अस्थि क्या है? उत्तक है। अस्थि क्या है? उत्तक है। इसको याद रखें। अगला पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। कहाँ संचित रहते हैं बताइए जरा? पादप में अपशिष्ट पत्ती में भी संचित रहता है, छाल में भी संचित रहता है, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी संचित रहता है। इनमें से सभी। इसको याद रखें मेरे भाई। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। अब कैसा क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों के पास? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। ओके, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, रेजिन भी होता है, टैनिन भी होता है और गोंद भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ओके, इसको जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। तो स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या होता है? सेरिब्रम होता है। यदि आपके पास सेरिब्रम नहीं है तो कोई भी चीज को आप याद नहीं कर सका। ये मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, इसको हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। तो जड़ का जो अधोगामी वृद्धि है वो मेरे भाई क्या कहलाता है? तो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन है आपका एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन स्रावित किसके द्वारा होता है मेरे भाई? एक बात आप याद रखें, आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एस्ट्रोजन का है तब पर भी अंदाज से मारेंगे, और एक और पूछा जा सकता है ये प्रोजेस्टेरॉन। क्या पूछा जा सकता है? प्रोजेस्टेरॉन। इसको याद रख कर ले। क्या पूछा जा सकता है? प्रोजेस्टेरॉन पूछेगा तो यो अंडा से जुड़ा। ओके, और एंड्रोजेंस पूछे, क्या पूछे? एंड्रोजेंस तब वृषण द्वारा, और टेस्टोस्टेरोन पूछे तब वृषण द्वारा। इसको याद रखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला 71 के बाद 72 स्वपरागण निम्न में से किन पौधे में होता है? स्वपरागण निम्नलिखित में से कौन सी पौधे में होता है? इसको देखा जाए तो स्वपरागण जो है आपका उभयलिंगी में होता है, बाइसेक्सुअल में। किसमें होता है? बाइसेक्सुअल में। उभयलिंगी जो भी पौधा है उसमें स्वपरागण होता है। मतलब अपने स्वपरागण कहने का मतलब है उसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक में होता है। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
मतलब जब एक ही पौधे में हो तो हम कहते हैं उसको, उसमें कौन सा परागण होगा, कौन सा सेक्स होगा, सेक्स, तो हम कह सकते हैं इसमें सेक्स जो होगा स्वपरागण होगा उभयलिंगी में, ठीक है, बाई सेक्सुअल में। इसको हम डिलीट करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है आपका, गर्भाशय, क्या गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो एंड्रोमेट्रियम में। किस में? एंड्रोमेट्रियम में जो है, एंड्रोमेट्रियम में भ्रूण विकसित होता है। इसको, और भ्रूण का पोषण प्लासेंटा द्वारा मिलता है। इसको जरूर याद रखें। इसको हम डिलीट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जनांग में पाया जाता है? तो कौन सा भाग केवल पुरुष जनांग में होता है मेरे भाई? शुक्र वाहिका। इसको बोलते हैं इंग्लिश में वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस। ओके, तो इसको जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन है आपका 74 और 75, आनुवंशिकता के पिता, आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है? तो कौन नहीं जानता है कि आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, ठीक है। ये मटर के पौधा पर क्या, इसके विकल्पी लक्षण 7 था। इसको जरूर याद रखें। विकल्पी लक्षण इसके कितने था? 7 था। इसको आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन है आपका 75 के बाद 76, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? यह एक अलग क्वेश्चन है, आपके बुक से अलग पूछ दिया है। आपके बुक में यह नहीं होगा कि मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। तो ये किस देश के एक मठ के पादरी थे? तो ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। इसको याद रखें, B4 बाहुबली। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वर्गीकरण की सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? देखिए 80 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन जो है इधर उधर से पूछना अनिवार्य से पूछवे करेगा, क्योंकि आपको 40 ही बनाना है। तो क्या करेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करा निम्नलिखित में वर्गीकरण की सबसे ऊपरी पायदान पर तो जगत होता है, किंगडम, ठीक है, किंगडम होता है। ये क्लास 9 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? जो अगला क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन हो जाएगा मेरे भाई? देखा जाए कौन हो जाएगा सूक्ष्म उपभोक्ता? जीवाणु भी होगा, कवक भी होगा, यानी डी हो जाएगा, ए और डी दोनों। ओके, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? 79, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। तो मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। कैसे? देखिए, यदि हम घास लेते हैं, घास को हिरण खा सकता है। घास को कौन खा सकता है? हिरण खा सकता है, ठीक है। और हिरण को कौन खा सकता है? बाघ खा सकता है। कौन खा सकता है? बाघ खा सकता है। तो ये तो उत्पादक हो गया, ये हो गया उत्पादक। ये कौन हो, क्या हो गया? उत्पादक। ये हो गया द्वितीय उपभोक्ता। ये हो गया ये प्राथमिक। जैसे उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय, तो ये हो गया बाघ। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता, याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 79 के बाद एक क्वेश्चन लास्ट बचा है ऑब्जेक्टिव में। एक क्वेश्चन क्या है देख लिया जाए, उसको भी कैला छोड़ा जाएगा। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक कोशीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना % अगला कोशीय स्तर को स्थानांतरित होता है? देखिए 10%। ये लैंडमान का नियम था। किसका नियम था? लैंडमान का। ये लैंडमान ने अपना नियम दिया था, कह रहा था कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषीय स्तर के कुल ऊर्जा का 10% ही अगला पोषीय स्तर में ट्रांसफर होता है। ये लैंडमान ने अपना नियम दिया था मेरे भाई, और ये लैंडमान का नियम था। ओके, तो ये लास्ट कितने क्वेश्चन है? तो 80 क्वेश्चन है, 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था मेरे भाई। ये मॉडल पेपर का है। ओके, इसको डिलीट कर दिया जाए। तो मेरे भाई ये 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन था। ये साइंस है। इस प्रकार से जैसे आपके इस बेस पर ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। यदि आपको सही से समझ में आया है तो एक दूसरे का शेयर जरूर कीजिएगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।